हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर क्या है कि फाइंड वेदर एन एरे इज सबसेट ऑफ अनदर एरे और नॉट। तो हमें दो एरे गिवन होंगे और हमें ये बताना है कि एक एरे है वो दूसरे एरे का सबसेट है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा सबसेट होता क्या है। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 2 3। ठीक है, ये हमारे पास एक एरे है, तो हमें देखना है कि इसके सबसेट क्या क्या हो सकते हैं। तो एक एरे है और उसके सबसेट क्या हो सकते हैं, मतलब दूसरे एरे में, जैसे कि हमने मान लिया कि हमारे पास दूसरा एरे ये है, तो हमें ये चेक करना है कि ये सबसेट है या नहीं है। तो ये सबसेट कब होगा, जब इसके एलिमेंट, सारे के सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होंगे, तब ये सबसेट होगा। ठीक है, तो मतलब सबसेट हम क्या कह सकते हैं कि एक सबसेट, एक सेट के अंदर दूसरे सेट के एलिमेंट सारे के सारे प्रेजेंट हो, तब हम उसको सबसेट कह सकते हैं। 1 2 इसके अंदर प्रेजेंट है, इसको हम ए नाम दे देते हैं, इसको हम नाम बी दे देते हैं, तो हम कह सकते हैं कि बी ए का सबसेट होगा। ठीक है, तो ये सबसेट की बात हुई। ठीक है, और अब हम हमारा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो गिवन टू एरे, दो एरे गिवन है, ARR1 और ARR2। फाइंड वेदर ARR2 इज ए सबसेट ऑफ ARR1 और नोट। तो हमें ये चेक करना है कि जो एरे 2 है वो एरे 1 का सबसेट है या नहीं। ठीक है, दोनों एरे हमें शॉर्टेड ऑर्डर में गिवन नहीं है, अनशॉर्टेड ऑर्डर में है। ठीक है, इट इज अज्यूम दैट एलिमेंट इन बोथ एरेज आर डिस्टिंक्ट। और ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि दोनों एरे के अंदर जो एलिमेंट है वो डिस्टिंक्ट है, सब एलिमेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि पहले एग्जाम्पल से सोचते हैं कि ये इसका सबसेट है या नहीं है। तो हमारे पास A2 में 11 है, राइट। तो हम देखते हैं कि A1 में 11 है या नहीं है। हाँ, A1 में 11 है, तो ठीक है, चलेगा। A2 में 3 है, तो A1 में 3 है, हाँ चलेगा। A2 में 7 है, तो क्या A1 में 7 है, हाँ चलेगा। A2 में 1 है और A1 में भी 1 है, तो चलेगा। मतलब A2 के सारे एलिमेंट A1 के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, इसका मतलब ये हमारा सबसेट है, तो हम यस प्रिंट करेंगे। ठीक है, ये हमारा सबसेट है, हम यस प्रिंट कर देंगे। ठीक है, और एक हमारा दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। हमारे पास जैसे कि एग्जाम्पल है, हमने एग्जाम्पल लिया 1 2 3 4 एंड 5, राइट। तो ये हमारे पास 5 एलिमेंट है A1 के अंदर। ठीक है, इसको A1 बोल देते हैं। और हम दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा एरे लेते हैं A2, जिसके अंदर 1 5 एंड 6 है। ठीक है, इसके अंदर 1 एग्जिस्ट करता है क्या, हाँ। इसके अंदर 5 है, तो क्या इसके अंदर 5 एग्जिस्ट करता है, हाँ। इसके अंदर 6 है, तो हम इस एरे में सर्च करेंगे, इसमें 6 है नहीं। तो मतलब A2 के सारे एलिमेंट A1 के अंदर नहीं एग्जिस्ट करती, मतलब A2 है वो A1 का सबसेट नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमने ये सेट सबसेट क्या होता है और कैसे हम देखेंगे कि एक एरे है वो दूसरे एरे का सबसेट है या नहीं है। तो इसको हम अप्रोच कैसे करेंगे, तो हमारे पास 4 अप्रोचेज है और 4 वे है जिससे हम हमारे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो पहला है हमारे पास ब्रूट फोर्स, और दूसरा है शॉर्टिंग। ठीक है, पहला है ब्रूट फोर्स, दूसरा है सॉर्टिंग एंड बाइनरी सर्च, तीसरा है हैशिंग एंड चौथा है सेट। ठीक है, तो हम इन चारों की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करेंगे, इनका एल्गो डिस्कस करेंगे, इनका कोड मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो हम चारों को डिस्कस करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच से।
ये हमारे ब्रूट फोर्स का कोड है और ये हमने एग्जांपल लिया, ये एरे 1 है और ये एरे 2 है और n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरे 1 का साइज रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि यहाँ पे 6 है इस एग्जांपल के अंदर, और m रिप्रेजेंट कर रहा है एरे 2 का साइज जो कि यहाँ पे 4 है इस एग्जांपल के अंदर। ठीक है, और हमें देखना है कि हमें क्या सर्च करना है, हमें सर्च करना है कि एरे 2 है वो एरे 1 का सबसेट है या नहीं, मीन्स A2 है वो A1 का सबसेट है या नहीं। तो हमने यहाँ पे 2 पॉइंटर लिए हैं I और J। ठीक है, सबसे पहले हम चेक करेंगे कहीं हमारा A2 का साइज A1 से बड़ा तो नहीं है, मतलब अगर हमारा A2 का साइज A1 से बड़ा होगा तो A2 कभी भी A1 का सबसेट नहीं हो सकता। ठीक है, A2 के एलिमेंट कभी A1 में आ ही नहीं सकते सारे के सारे, तो वहीं पे हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ठीक है, तो अगर हमारा A2 का साइज है वो A1 से बड़ा होगा तो वो वहां पे हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता सबसेट, क्योंकि इसके पास ज्यादा एलिमेंट है और A1 के पास कम एलिमेंट है। और कंडीशन क्या होती है सबसेट की कि A2 के सारे एलिमेंट A1 के अंदर एग्जिस्ट करने चाहिए। ठीक है, एक कंडीशन ये हो गई। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, फिर हमने क्या किया, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ठीक है हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स, अदरवाइज हम क्या करेंगे, 2 पॉइंटर लिए हमने I और J। इनिशियली I किसको पॉइंट कर रहा होगा, जो एरे 2 है उसके फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, और J किसको पॉइंट कर रहा होगा, एरे 1 के फर्स्ट एलिमेंट को। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि हम एरे 2 का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो एरे 1 के अंदर पूरे के अंदर सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि एरे 1 के J में एरे 2 का I है क्या। ठीक है, अगर हमें I मिल जाता है, ठीक है, तो वहीं पे हम ब्रेक कर देंगे। जैसे कि हमें 11 है वो यहीं पे मिल गया तो हम ब्रेक कर देंगे, क्योंकि हमें पूरे एरिया में सर्च करने की जरूरत नहीं है, हमें एक बार एक जगह मिल गया, ठीक है भाई ये चीज एग्जिस्ट करती है, फिर उसके बाद हम ब्रेक कर देंगे। ठीक है, फिर हम दोबारा से जाएंगे और I को मूव कर देंगे। तो हमारा I यहाँ पे था ना, तो अब हम I को मूव करके यहाँ पे लेके आएंगे 3 पे। ठीक है, तो अब I यहाँ पे पॉइंट नहीं करके यहाँ पे पॉइंट करेगा। ठीक है, और J भी अभी 0 को ही पॉइंट करेगा, फिर से लूप स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम सर्च करेंगे कि 3 11 के इक्वल है क्या, नहीं है, तो हम J पॉइंटर को यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक है, 3 1 के इक्वल है क्या, नहीं है, तो मतलब यहाँ पे हम J पॉइंटर को यहाँ पे लेके आएंगे। 3 13 के इक्वल है क्या, नहीं है, हम J पॉइंटर को यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक है, 3 21 के इक्वल है क्या, नहीं है, तो हम J पॉइंटर को आगे लेके आएंगे। अब हमें 3 मिल गया हमारा, तो जैसे ही हमें 3 मिल जाता है ना तो हम ब्रेक कर देंगे कि हमें एरे के अंदर हमारा जो 3 है वो मिल चुका है। ठीक है, हम ब्रेक कर देंगे, तो हम नेक्स्ट एलिमेंट ढूंढेंगे अब हमारा। तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या है हमारा 7। तो हम J पॉइंटर फिर से 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो J पॉइंटर फिर से 11 को पॉइंट कर रहा होगा और हम हमारा 7 सर्च कर रहे हैं, तो J यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, 7 नहीं मिलेगा, फिर J आगे मूव कर जाएगा, नहीं मिलेगा, आगे मूव कर जाएगा, नहीं मिलेगा, आगे मूव कर जाएगा, और यहाँ पे आके हमें 7 मिल चुका होगा। ठीक है, तो जब भी हमें 7 मिलेगा तो हम ब्रेक कर देंगे और फिर नेक्स्ट एलिमेंट सर्च करेंगे 1, तो हमें 1 भी मिल जाएगा। बट मान लो हमारे पास यहाँ पे 6 होता, ठीक है, हम एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे 6 होता, तो हम 6 को सर्च करते हैं 11 के इक्वल है क्या, नहीं है, 1 के इक्वल है, नहीं है, 13 के इक्वल नहीं है, 14 के इक्वल नहीं है, मतलब पूरे एरे में मिला ही नहीं। तो मतलब J हमारा n तक चला गया, J हमारा लास्ट तक चला गया, बट हमें हमारा एलिमेंट मिला ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि A2 के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट है जो A1 के अंदर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा सबसेट हो ही नहीं सकता, तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ठीक है, अगर हमें सारे एलिमेंट मिल गए तो दोनों लूप टर्मिनेट होने के बाद हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे ट्रू। तो ये हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच हो गई। तो अब हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसकी टीसी कितनी क्या होगी, मतलब इसकी टीसी होगी, ये कितनी टाइम चलेगा, m टाइम चलेगा, और ये अंदर वाला लूप कितनी टाइम चलेगा, n टाइम चलेगा। ठीक है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की ऑर्डर ऑफ m इंटू एन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ m इंटू एन। ठीक है, और इसमें स्पेस हमने एक्स्ट्रा यूज नहीं किया है, तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ 1 ही रहेगी। ठीक है, तो अब हम इसकी नेक्स्ट अप्रोच देखेंगे जो कि है शॉर्टिंग एंड बाइनरी सर्च। ठीक है, तो अब हम इसकी नेक्स्ट अप्रोच देख रहे हैं। एंड बाइनरी सर्च एल्गोरिथम है वो यहाँ पे
अप्लाई कर रहे हैं उसको देखते हैं कि वो कैसे वर्क करेगी इस केस में। तो इस केस में हमने बोला था कि हमारा एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एन रिप्रेजेंट कर रहा है एरे 1 के साइज को और एम रिप्रेजेंट कर रहा है एरे 2 के साइज को। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंडीशन चेक करेंगे कि कहीं हमारा एरे 2 का साइज एरे 1 से बड़ा तो नहीं है। अगर वो होगा तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। अदरवाइज हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हमारे एरे 1 को शॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एरे 1 ये वाला है, इसको शॉर्ट करने के बाद हमारा ये एरे बन जाएगा। ठीक है, ये हमने एरे को शॉर्ट कर दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक फोर लूप लगा रहे हैं जो कि आई से लेकर के यहाँ के लास्ट तक चलेगा, एरे 2 के लास्ट तक जाएगा। ठीक है, तो आई यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा तो पहले एलिमेंट को सर्च करेगा हमारा एरे 1 के अंदर। ठीक है, अगर हमें एलिमेंट नहीं मिलता है एरे 1 के अंदर, हमारे एरे 2 का पहला एलिमेंट जिसको आई पॉइंट कर रहा है वो नहीं मिलता है, तो हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे क्योंकि हमें एक एलिमेंट ऐसा है जो A1 में नहीं मिल रहा, तो वो सबसेट नहीं हो सकता। ठीक है, अगर हमें सारे एलिमेंट मिल गए, लूप टर्मिनेट हो गया, तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे। ठीक है, अब ये हमारी सर्चिंग एल्गोरिदम काम कैसे करे, इसको हम बाइनरी सर्च बोलते हैं क्योंकि इसमें हमने एरे को शॉर्ट किया है, तो हम लीनियर सर्च नहीं करके इसके अंदर हम बाइनरी सर्च करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा कि ये फंक्शन है और ये एरे 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो एक्स है वो एलिमेंट है जो हमें सर्च करना है और एन है वो एरे का साइज है। ठीक है, तो इस एरे के अंदर हमें सर्च करना है। ठीक है, और सर्च क्या करना है, दूसरे एरे के एलिमेंट को, हर एक एलिमेंट को एक एक करके यहाँ पे सर्च करना है। ठीक है, तो जैसे हम पहले 11 को सर्च करना चाहते हैं तो हम 11 पे आए, तो सबसे पहले हमने 2 पॉइंटर लिए, आई एस और ई। एस है वो यहाँ पे पॉइंट कर रहा है और ई है वो यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। ठीक है, इसकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है तो ये 0 होगा और ये 5 होगा। ठीक है, हम पहले कंडीशन चेक करेंगे कि क्या हमारा एस है वो लेस देन इक्वल्स टू ई है या नहीं है। सॉरी, यहाँ पे ई आएगा, एस इज लेस देन इक्वल्स टू ई है या नहीं है। ठीक है, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो हम लूप के अंदर जाएंगे और फिर हम मिड निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारा मिड आएगा 2। ठीक है, 2 यहाँ पे हमारा 7 को पॉइंट कर रहा होगा। अब हम 7 है वो हमारा 11 के इक्वल है क्या, अगर इक्वल होता तो हम रिटर्न कर देते ट्रू, बट इक्वल नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि क्या हमारा 7 11 से बड़ा है। नहीं, 11 से बड़ा तो नहीं है, तो मतलब 7 है वो हमारा 11 से छोटा है। तो मतलब जो एलिमेंट हम ढूंढ रहे हैं वो हमारा बड़ा है मिड से। और हमें क्या कंडीशन है कि हमने ये एरे शॉर्ट कर रखा है, तो हमें जो हमारा एलिमेंट है वो इसके लेफ्ट साइड में तो मिलने से रहा, क्योंकि इसके लेफ्ट साइड में सारे एलिमेंट 7 से छोटे ही होंगे, तो हम इसके राइट साइड में सर्च करेंगे। ठीक है, तो हम इसके राइट साइड में सर्च करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा एस पॉइंटर था हम उसको मिड +1 कर देंगे। मिड किसको पॉइंट कर रहा था, 7 को पॉइंट कर रहा था, तो अब हमारा एस है वो किसको पॉइंट करेगा, यहाँ पे इसको पॉइंट करेगा और इसकी वैल्यू है 3। ठीक है, और ई हमारा वही 5 को ही पॉइंट कर रहा है। फिर से हम इसका मिड निकाल लेंगे और मिड इसका आएगा 4। ठीक है, 4 पे कौन सा एलिमेंट है हमारा, 4 पे हमारा है 13। तो हम देखेंगे क्या 11 13 के इक्वल है, नहीं 11 13 के इक्वल नहीं है। तो हम देखेंगे क्या 11 13 से बड़ा है, 11 13 से बड़ा भी नहीं है। मतलब हमारा एरे मिड जो पॉइंट कर रहा है ये 13 है, वो 11 से बड़ा है। तो मतलब हमें क्या है कि जो हमारा मिड एलिमेंट है वो जो एलिमेंट हम सर्च कर रहे हैं उससे बड़ा है। तो मतलब जो एलिमेंट हम सर्च करें वो राइट साइड में तो मिलने से रहा, क्योंकि उसके राइट साइड में सारे एलिमेंट बड़े ही मिलेंगे, तो हमें एलिमेंट लेफ्ट साइड में मिलेगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में मिलेगा तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ई पॉइंटर है उसको हम मिड -1 कर देंगे। और मिड हमारा किसको पॉइंट कर रहा है, 13 को पॉइंट कर रहा है, तो अब हमारा ई पॉइंटर है वो किसको पॉइंट करेगा, ई पॉइंटर अब हमारा 11 को पॉइंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ई है और यहीं पे एस है। ठीक है, तो ई और एस की वैल्यू क्या है, 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 3 है, ये कंडीशन ट्रू है, तो वाइल लूप अभी भी चलेगा। ठीक है, वाइल लूप चलने के बाद हम क्या करेंगे, इसका मिड निकालेंगे और इसका मिड क्या आएगा, 3 आएगा, और हम देखेंगे कि 11 इज इक्वल्स टू 11, हाँ ये चीज है, तो ये रिटर्न ट्रू कर देगा। अगर हमने पूरा सर्च कर लिया और हमारा ये वाइल लूप भी टर्मिनेट हो गया, हमें कोई भी एलिमेंट नहीं मिला, तो हम लास्ट में रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ठीक है, तो इस लूप के अंदर हम क्या करें कि अगर हमें नहीं मिल रहा है तो हम रिटर्न फॉल्स कर रहे हैं, और अगर ये लूप टर्मिनेट हो गया, सारे एलिमेंट एक एक करके मिल गए, तब हम रिटर्न ट्रू कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी बाइनरी सर्च सॉर्टिंग एंड बाइनरी सर्च एल्गोरिदम है। ठीक है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम देख लेते हैं एक बार। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी शॉर्ट करने में हमें कितना टाइम लगा, n log n। ठीक है, शॉर्ट करने में हमें इसे n log n टाइम लगा। ठीक है, और अब हम
बाइनरी सर्च कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं, तो जो हमारा शॉर्ट करने का टाइम लगेगा वो कितना होगा, शॉर्ट करने का, एरे को शॉर्ट करने का टाइम लगेगा हमें n log n लगेगा, ठीक है। और हम हर एक एलिमेंट के लिए सर्च कर रहे हैं, तो टोटल एलिमेंट कितने हैं, m एलिमेंट है, एरे 2 के अंदर टोटल m एलिमेंट होंगे और हम हर एक के लिए हमारी बाइनरी सर्च एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे, तो टोटल एलिमेंट है m और सर्च करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, log n होती है, ठीक है। तो log n हो गई, तो इसकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, इसकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, यहाँ से log n तो कॉमन आ जाएगा, हमारे पास log n कॉमन आएगा, ठीक है। और m प्लस n log n इंटू m प्लस n, m प्लस n, तो ये हमारी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कुछ नहीं होगी क्योंकि हमने इसके अंदर एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं की, जो कि है हैशिंग और मैप। तो हम इसमें हैशिंग और मैप का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और डिस्कस करते हैं इसके अंदर क्या वो होगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमने एरे 1 लिया, एरे 2 लिया, ठीक है। और वही है एरे एन क्या रिप्रेजेंट करेगा, एरे 1 का साइज जो कि यहाँ पे 6 है, और एम रिप्रेजेंट कर रहा है एरे 2 का साइज जो कि यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो वही सबसे पहले हम कंडीशन चेक करेंगे कि एरे 2 का साइज एरे 1 से बड़ा तो नहीं है, मतलब अगर m n से बड़ा होगा तो हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे, ठीक है। अदरवाइज हम क्या करेंगे, एक अनऑर्डर मैप बनाएंगे, ठीक है, और उसके अंदर एरे 1 के जो भी एलिमेंट है उनको स्टोर करवा लेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पे मैप बना लिया, और यहाँ पे ये की होती है और यहाँ पे कितने टाइम वो एलिमेंट आया वो होता है, तो यहाँ पे की है और यहाँ पे वैल्यू है, ठीक है। तो ये वैल्यू है, तो यहाँ पे 11 है, तो सबसे पहले की हमारी 11 आई, ये कितने टाइम आया, 1 टाइम आया है। फिर ये लूप चल रहा है और ये इंसर्ट करने का टाइम है, इंसर्ट करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन 1 ही होती है अनऑर्डर मैप के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 11 इंसर्ट कर दिया, फिर देखा 1 है, तो 1 फर्स्ट टाइम आया है, 13 है फर्स्ट टाइम आया है, फिर 13 को इंसर्ट कर देंगे हम, ठीक है। 13 भी है वो फर्स्ट टाइम आया है, ठीक है। उसके बाद में 21 आया होगा, तो 21 भी फर्स्ट टाइम आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 21 है और ये फर्स्ट टाइम ही आया होगा, ठीक है। और उसके बाद 3 है, वो भी फर्स्ट टाइम आया है, ठीक है। तो 3 को यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे जो कि फर्स्ट टाइम आया है, ठीक है। फिर लास्ट में हमारा बचेगा 7 भी फर्स्ट टाइम आया है। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं कि हम जो एरे 1 है उसके सभी एलिमेंट को एक मैप के अंदर स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है। ये चीज करने के बाद हम क्या करेंगे कि हम एरे 2 के एलिमेंट में सर्च करेंगे, हम एरे 2 के सभी एलिमेंट में ट्रैवर्स करेंगे, पहले एरे 2 के अंदर हम ट्रैवर्स करेंगे। तो सबसे पहले हम, हमारा आई पॉइंटर है यहाँ पे पॉइंट कर रहा है और ये लास्ट तक जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम सर्च करेंगे 11, तो m डॉट फाइंड ar2i इक्वल टू m डॉट n। तो ये क्या कह रहा है कि अगर हमारा एलिमेंट नहीं मिलता है, लास्ट तक हम पूरे मैप के अंदर हमने सर्च कर लिया और हमें मिलता ही नहीं एलिमेंट, तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स, अदरवाइज हम कंटिन्यू करेंगे और जब सारे एलिमेंट हमें मिल जाएंगे, ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे सर्चिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ 1 ही होती है अनऑर्डर्ड मैप के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ ज्यादा टाइम लेगा नहीं, हम इसके अंदर सर्च करते हैं। सबसे पहले आई किसको पॉइंट कर रहा है, 11 को पॉइंट कर रहा है, तो हम सर्च करेंगे कि क्या 11 है, हाँ है, तो मतलब ये फॉल्स तो रिटर्न करने से ना, फिर ये आई इंक्रीज हो जाएगा, आई यहाँ पे देखेगा, फिर यहाँ पे 3 होगा, तो 3 है क्या, हाँ है, फिर आई यहाँ पे आ जाएगा, 7 है, हाँ है, 7 यहाँ पे आई फिर यहाँ पे 1 को पॉइंट करेगा, 1 है, हाँ 1 भी है, तो मतलब हमारा ये लूप टर्मिनेट हो गया, तो ये लास्ट में रिटर्न ट्रू कर देगा। तो हम एग्जांपल लेते हैं कि इसके अंदर एक और एलिमेंट होता है, एक और एलिमेंट जैसे कि हमने इसके अंदर 5 डाल दिया, ठीक है। अगर हम इसके अंदर 5 होता तो हम 5 को सर्च करते हैं मैप के अंदर, तो क्या हमें मैप के अंदर कहीं 5 मिल रहा है, 5 कहीं भी नहीं मिल रहा, तो हम रिटर्न फॉल्स कर देते क्योंकि एक ऐसा एलिमेंट है जो हमें नहीं मिल रहा, तो ये इसका सबसेट तो होने से रहा, ठीक है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। तो अनऑर्डर्ड मैप यूज कर रहे हैं, तो हम एक्स्ट्रा स्पेस कितना यूज कर रहे हैं, एन एलिमेंट डाल रहे हैं हम मैप के अंदर, एरे 1 का जो साइज है उतने एलिमेंट डाल रहे हैं, तो स्पेस तो इसका ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका स्पेस है वो ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो
इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ऑर्डर ऑफ एन तो हमें इसको इंसर्ट करने में टाइम लग रहा है, वैसे तो ऑर्डर ऑफ वन होता है, बट हर एक एलिमेंट को हम इंसर्ट कर रहे हैं तो टोटल टाइम इंसर्ट करने का ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा। फिर हम सर्च भी कर रहे हैं, हर एक एलिमेंट को सर्च करने का टाइम क्या है, ऑर्डर ऑफ वन है, बट हम कितने एलिमेंट सर्च कर रहे हैं, एम एलिमेंट सर्च कर रहे हैं, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ एन प्लस एम। ठीक है, तो इसकी ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, तो ये इसकी टीसी हो जाएगी। ठीक है, अब हम हमारी नेक्स्ट अप्रोच देखते हैं, वो देखेंगे जो कि सेट के ऊपर है, वो डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट अप्रोच में क्या होगा कि हम सेट का यूज करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे वर्क करती है। ठीक है, तो वही है कि एन क्या है, हमारा एरे 1 का साइज है जो कि इस केस में 6 है, और एम है वो एरे 2 का साइज है जो कि यहाँ पे है 4। ठीक है, अब हम वही कंडीशन देखेंगे, कहीं m ग्रेटर देन n तो नहीं है, अगर वो चीज हुई तो हम वहीं पे रिटर्न कर देंगे फॉल्स, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, एक अनऑर्डर्ड मैप बनाएंगे, अनऑर्डर्ड सेट बनाएंगे। तो हम एक सेट बनाएंगे जो कि ऑर्डर नहीं होगा, अनऑर्डर्ड होगा। ठीक है, मतलब एलिमेंट रैंडम कैसे भी आ सकते हैं, किसी ऑर्डर में नहीं होंगी, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, ऐसे कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक सेट ले लिया। ठीक है, सेट लेने के बाद हम क्या करेंगे, पहले एरे 1 के सभी एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे। और सेट की हमें एक प्रॉपर्टी तो पता ही है कि जब सेट हमेशा यूनिक एलिमेंट है वो एक्सेप्ट करता है, सेट के अंदर हमेशा यूनिक एलिमेंट ही आते हैं। ठीक है, तो अब हम पहले एरे 1 के सभी एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट करने के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ 1। ठीक है, तो हम पहले 11 को इंसर्ट करेंगे, फिर 1 को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, फिर 13 को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, फिर 21 को इंसर्ट करेंगे, 21 के बाद 3 को इंसर्ट करेंगे एंड देन 7 को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, ये इंसर्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम एरे 2 के एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे। ये एरे 2 है तो ये दूसरा लूप किसके लिए, एरे 2 के एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए। हम एरे 2 का 11 इंसर्ट करेंगे, बट सेट के अंदर पहले से है, सेट के अंदर तो डुप्लीकेट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते तो इंसर्ट नहीं करेगा। फिर हम 3 को इंसर्ट करने चलेंगे तो 3 भी सेट के अंदर पहले से है, सेट के अंदर डुप्लीकेट होते नहीं है, नहीं इंसर्ट करेगा। 7 के अंदर इंसर्ट करने जाएंगे, पहले से है। 1 को इंसर्ट करने जाएंगे, पहले से है। तो हम ये देखेंगे कहीं हमारा सेट का साइज n से बड़ा तो नहीं है, क्योंकि हमने ये क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ये बोला था कि जो हमारा दोनों एरे है उसके अंदर सभी के अंदर डिफरेंट एलिमेंट है। तो अगर सेट का साइज n के इक्वल होता है तो ठीक है कि मतलब हमारा A2 है वो सबसेट होगा, तभी इसका साइज n के इक्वल है, अदरवाइज तो वो n से बड़ा होता। अगर सबसेट का साइज n से बड़ा होगा तो मतलब एक एलिमेंट कुछ ऐसा होगा A2 के अंदर जो हमारे सेट के अंदर इंसर्ट हुआ है बट A1 के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तभी सेट का साइज है वो n से बड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम एग्जांपल लेते हैं कि इसके अंदर A2 के अंदर एक और एलिमेंट है 4। ठीक है, तो अगर हमने 4 हमारे सेट के अंदर इंसर्ट कर दिया तो अब हमारा सेट का साइज क्या आ जाएगा, 7, और A1 का साइज क्या है, 6। तो मतलब सेट के साइज में कुछ ऐसा इंसर्ट हुआ है जो A1 के अंदर नहीं था। तो इसका मतलब क्या है, वो इंसर्ट कहाँ से हुआ होगा, A2 से इंसर्ट हुआ होगा। मतलब A2 के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट है जो A1 के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। अगर सेट का साइज हमारा n से बड़ा होगा तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स, अदरवाइज हम कर देंगे रिटर्न ट्रू। ठीक है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबसे पहले हमें इसका स्पेस यूज, हम ऑर्डर ऑफ एन स्पेस यूज कर रहे हैं, ऑर्डर ऑफ n प्लस m। वर्स्ट केस में अगर एक भी एलिमेंट मैच ना हो तो वर्स्ट केस में इसका स्पेस होगा ऑर्डर ऑफ m प्लस n, मतलब सारे एलिमेंट सेट के अंदर इंसर्ट कर दिए। ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। इंसर्ट करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ n 1 होती है अनऑर्डर्ड सेट के अंदर। ठीक है, तो हम पहले एरे 1 के सभी एलिमेंट को इंसर्ट करें तो एरे 1 में कितने एलिमेंट है, n है, तो उनका कितना टाइम लगेगा, n लगेगा। फिर एरे 2 के एलिमेंट को इंसर्ट करें, उनको कितना टाइम लगेगा, m टाइम लगेगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ n प्लस m। ठीक है, अब हमने डिस्कस कर लिया कि जब हमारे एरे, किसी भी एरे के अंदर कोई भी एलिमेंट डुप्लीकेट्स नहीं है, ये चारों अप्रोचेज काम करेंगी। बट अगर डुप्लीकेट्स एलिमेंट हुए तब क्या करेंगे, तब हम हैशिंग, जो हमने हैशिंग वाला मैप वाला यूज किया है वही करेंगे। हम एरे
एरे 1 के सभी एलिमेंट को मैप के अंदर इंसर्ट करेंगे और फिर एरे 2 के अंदर देखेंगे कि वो एलिमेंट है या नहीं। अगर एलिमेंट नहीं होगा तो हम डायरेक्ट वो रिटर्न कर देंगे, फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अगर एलिमेंट होगा तो हम उसकी एक फ्रीक्वेंसी कम कर देंगे, ठीक है। तो उसकी हम एक फ्रीक्वेंसी कम कर देंगे, फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि वो एलिमेंट फिर से आ रहा है नहीं आ रहा। मतलब 2 एलिमेंट 2 बार प्रेजेंट होनी चाहिए ना, तो इसलिए हम फ्रीक्वेंसी कम कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस।